दोस्तों, हवाई अड्डे पर ऐसा क्या हो जाता है कि एक बूढ़ी माँ का बेटा वहाँ से गुम हो जाता है और बूढ़ी माँ के काफ़ी तलाशने के बाद भी वह उसे नहीं मिलता है। और फिर उस बूढ़ी माँ के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं इस वेदना भरी कहानी से। नमस्कार दोस्तों, मैं नास्तिक जगशरण स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणा कहानी संसार में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही गुजारिश है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, अनिल 3 साल से अपनी पत्नी व एक बच्चे के साथ इंग्लैंड में रहता है। वह एक कंपनी में कार्यरत है। विदेशी चकाचौंध व उसकी आबो हवा में वह इतना मशगूल हो जाता है कि उसे कभी गांव में रहने वाली अपनी माँ तक याद नहीं आती है। इन 3 सालों में उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़ी हो गई है, वह यह तक भी भूल जाता है। मुश्किल से वह 1 या 2 बार फ़ोन करके इन 3 सालों में माँ की खबर लेता है। गांव में रहने वाली 75 साल की उसकी माँ श्रीमती सलोचना देवी की उम्र के इस पड़ाव में याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब उसे रोज़मर्रा की चीज़ें भी याद नहीं रहती हैं, लेकिन उसे हमेशा उसका बेटा ज़रूर याद रहता है। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा नहीं होता है जब वह अपने बेटे को याद नहीं करती है। दोस्तों, इंग्लैंड में अनिल और उसकी पत्नी एक घर खरीदने की सोचते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे वहाँ मकान खरीद सकें। वे आपस में कुछ सलाह व विचार विमर्श करते हैं कि अनिल की पत्नी अनिल को एक सलाह देती है। वह कहती है कि गांव में जो ज़मीन जायदाद घर मकान हैं उन सबको बेच दिया जाए और उसे बेचकर यहाँ घर खरीद लेते हैं। अनिल को अपनी पत्नी की सलाह एकदम उचित लगती है और वह इसके लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी से एक समस्या बताता है। वह कहता है कि गांव की सारी जायदाद तो माँ के नाम है और माँ अपने जीते जी उसे नहीं बेचेगी। तो पत्नी कहती है कि तुम माँ से बात करके देखो और किसी भी तरह माँ को राज़ी कर लो। अनिल फिर कहता है कि माँ इसके लिए राज़ी नहीं होगी। तो पत्नी उसे ताना मारते हुए कहती है कि तुम कैसे इंसान हो कि अपनी माँ को छोटे से काम के लिए नहीं मना सकते हो। आखिर माँ से बात तो करके देखो। अनिल ने इन 3 सालों में मुश्किल से 1-2 बार अपनी माँ से फ़ोन करके बात की होगी और 1-2 मिनट से ज़्यादा कभी बातें भी नहीं की होंगी। पत्नी के कहने पर वो तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहता है, माँ तुम कैसी हो। बेटे की आवाज़ सुनाई देते ही माँ का हजारों पली खून बढ़ जाता है। उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है, बहू और मेरा पोता कैसे हैं। उधर से अनिल की आवाज़ आती है, सब अच्छे हैं माँ। माँ मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। अब हम सब एक साथ इंग्लैंड में ही रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही है कि माँ को यहीं ले आते हैं, वहाँ अकेली परेशान ही रहती है। यहाँ हमारे पास रहेगी तो मुझे भी सेवा करने का मौका मिल जाएगा और मुन्ने से यहाँ उनका मन भी लग जाएगा। माँ तुम तैयार रहना और बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, बूढ़ी माँ की सूखी आंखें खुशी के आंसुओं से भीग जाती है। उसके कमज़ोर शरीर की नस नस में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशियों से और भी भर जाता है। अनिल फिर कहता है, तुम तैयार रहना माँ, मेरी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। तुम्हें जिस से जितने पैसे लेने हैं लेकर रख लेना। तब तक मैं ज़मीन व घर को बेचने के लिए किसी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर और ज़मीन बेचने की बात को सुनते ही माँ को जोर का धक्का सा लग जाता है। माँ पूछती है, बेटे घर और ज़मीन क्यों बेचने हैं, ये हमारी ख़ानदानी संपत्ति है। इसकी देखभाल करना और इसे संभाल कर रखना तो हमारा फ़र्ज़ है। इसकी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ज़मीन व घर बेचने की बात क्यों करता है।
अनिल माँ को समझाते हुए कहता है, माँ अब हम सब इकट्ठा इंग्लैंड में ही रहेंगे तो गांव की ज़मीन व घर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वहाँ बेकार ही खाली पड़ी रहेगी, इसलिए उसे बेच देने में ही फ़ायदा है। तुम सारे कागजात निकाल कर रख लेना, मैं अगले हफ्ते आकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दोस्तों, इतना कहकर अनिल फ़ोन काट देता है। बेटे की आने की खुशी में माँ के शरीर में एक नई ऊर्जा सी भर जाती है। वह बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में भी सक्षम नहीं है, लेकिन मारे खुशी के वह पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशी को सभी को बताती फिरती है कि उसका बेटा आ रहा है और अपने साथ उसे परदेश ले जा रहा है। सभी लोग सुनकर खुश होते हैं। सबको लगता है कि चलो माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशियों से बीत जाएंगे। घर आकर सुलोचना देवी अपने घर के एक एक कोने को बड़ी बारीकी से निहारती है। उसे लगता है कि जैसे वह अपने बेटे को देख रही है, क्योंकि उस घर को कभी भी उसने अपने बेटे से कम नहीं समझा है। अपने पति के साथ 50 साल उसने इसी घर में तो बिताए हैं। वह सोचती है शायद फिर कभी इसमें मेरा आना ना हो, इसलिए वह उसे निहारती ही रहती है। मजबूर बुढ़ापे के बचे हुए आखिरी दिन बेटे और बहू के साथ बीत जाएंगे, यही सोचकर वह संतोष कर लेती है और ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर वह अपने बेटे की खुशी के लिए घर बेचने को तैयार हो जाती है। दोस्तों, एक हफ्ते बाद अनिल आ जाता है और सबसे पहले आनन फानन में वह घर व ज़मीन को औने पौने दामों में बेच देता है। वह सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख लेता है। 3 दिन बीत जाने के बाद वह माँ से कहता है कि माँ, हमें कल सुबह निकलना है, तुम तैयार रहना। माँ का जिन चीज़ों से लगाव है उन चीज़ों को समेटकर अपने झोले में रख लेती है और अपने बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर वे दोनों हवाई अड्डे की ओर चल देते हैं। हवाई अड्डे पर जाकर बेटा माँ से कहता है, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा के आता हूँ। वहाँ कुछ ज़्यादा वक्त भी लग सकता है और खड़े भी रहना पड़ सकता है, इसलिए तुम यहीं बैठकर आराम करो, तब तक मैं आऊँ। तुम यहीं रहना, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। माँ बेंच पर बैठ जाती है और बेटा अंदर चला जाता है। दोस्तों, काफ़ी समय बीत जाता है लेकिन उसका बेटा वापस नहीं आता है, तो माँ सोचने लगती है कि कहीं ज़्यादा भीड़ लगी होगी, इसलिए देर लग रही है। इंतज़ार में अंधेरा होने को आ जाता है। लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगती है। उसकी आंखें हर आने वाले पर टिकी है, लेकिन उन सब में उसका बेटा नहीं है। अब माँ को चिंता होने लगी है कि सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा क्यों नहीं आ रहा है। तभी एक कर्मचारी आता है और उस बूढ़ी महिला को वहाँ बैठी देख उससे पूछता है, माँ जी, आपको किससे मिलना है और अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी कहती है कि मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, हम इंग्लैंड जा रहे हैं, मेरा बेटा वहीं रहता है, मैं भी उसी के साथ जा रही हूँ, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, बस मेरा बेटा आने ही वाला है। तो कर्मचारी पूछता है कि माँ जी, आपके बेटे का नाम क्या है? तो सुलोचना देवी अपने बेटे का नाम अनिल बता देती है। कर्मचारी कहता है कि माँ जी, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपके बेटे का पता करके आता हूँ। वह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद वापस लौटकर कर्मचारी जो सुलोचना देवी से बताता है, उसे सुनकर सुलोचना देवी के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है जैसे हजारों पहाड़ उसके ऊपर गिर पड़े हैं। कर्मचारी बताता है कि माँ जी, इंग्लैंड जाने वाला हवाई जहाज़ तो दोपहर में ही जा चुका है और आपका बेटा अनिल भी उसी जहाज़ में बैठकर इंग्लैंड चला गया है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई औचित्य नहीं है, आप अपने घर चली जाइए। उसकी बात सुनकर एक बार तो सुलोचना देवी को लगता है कि ये कर्मचारी झूठ बोल रहा है या इसे कोई धोखा हुआ है, लेकिन कर्मचारी कहता है कि माँ जी, मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ, आपका बेटा जा चुका है, अब आप अपने घर चली जाइए। तो सुलोचना देवी पूछती है, क्या सच में मेरा बेटा जा चुका है? हाँ माँ जी, सच में आपका बेटा जा चुका है,
अब आप घर चली जाइए, रात होने वाली है। दोस्तों ये सुनकर माँ के शरीर का खून सूख जाता है, उसके गले में सांस अटक जाती है, हथौड़े की हजारों चोट उसके दिल पर प्रहार करने लगती है, आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है, लेकिन फिर भी उस बूढ़ी माँ की निगाहें टकटकी लगाए अपने बेटे को अभी भी खाली जगह में ढूंढने का असफल प्रयास कर रही हैं। शायद उसे अभी भी उम्मीद है कि उसका बेटा आने वाला है। दोस्तों जैसे तैसे करके सुलोचना देवी घर पहुंचती है। जो अब उसका नहीं है वह बिक चुका है। वो वहीं बरामदे से बाहर तुलसी के पौधे के पास जाकर थोड़ी देर बैठकर अपने घर को निहारती है और कभी रास्ते की ओर देखने लगती है। उसे लगता है कि उसका बेटा आने वाला है और फिर थके हुए शरीर को लेकर वहीं पड़ जाती है। शायद नींद आने से कुछ आराम मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक नींद उसकी आंखों से गायब है। दोस्तों सुबह होती है। घर के नए मालिक उस पर दया करके एक कोने में छोटा सा कमरा उसे दे देते हैं। अपने पति की पेंशन के पैसों से उसके खाने का बंदोबस्त हो जाता है। दोस्तों समय अपनी गति से चलता रहता है, दिन बीतते जाते हैं और सुलोचना देवी की तबीयत खराब रहने लगती है। अक्सर गांव के लोग सुलोचना देवी के पास उसका हाल जानने के लिए आते रहते हैं। सभी आने वालों से सुलोचना देवी एक ही बात कहती है कि देखो मेरा बेटा आने वाला है, मैं अब उसी के साथ चली जाऊंगी। तुम सब लोग आपस में खूब प्रेम से मिलजुल कर रहना। दोस्तों कुछ समय बाद घर के नए मालिक सुलोचना देवी से कहते हैं कि माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ चली जाइए, इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा रहेगा। अब आपकी उम्र का भी तगाजा है और शरीर भी बीमार रहने लगा है, पता नहीं कभी भी कुछ हो सकता है। सुलोचना देवी मकान मालिक से कहती है कि तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन जब मेरा बेटा वापस आएगा तो उसका ख्याल कौन रखेगा। मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। वो आने ही वाला है, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। दोस्तों मकान मालिक गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके सुलोचना देवी की बीमार हालत के बारे में सब कुछ बताता है। वह यह भी कहता है कि मैं डरता हूँ कि कहीं इनके साथ कुछ हो गया तो इनका बेटा मुझे दोषी समझने लगेगा। गांव के सभी लोग कहते हैं कि इनके बेटे की तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वो नालायक बेटा है। उसने जो इस बेचारी के साथ किया है उसे भगवान भी कभी माफ़ नहीं करेगा, इसलिए तुम उसकी तो बात ही ना करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि सुलोचना देवी की हालत बिगड़ जाती है। गांव के सभी लोग उसे देखकर हैरान हैं, क्योंकि वह अभी भी कह रही है कि देखो मेरा बेटा आ गया है, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। दोस्तों उसका बेटा तो नहीं आता है, लेकिन अगर कोई आता है तो उसकी मृत्यु आती है। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। सभी गांव वाले मिलकर उसके पास मिले पैसों से, जो उसने अपने पति की पेंशन से जोड़ रखे थे, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। शमशान में ऐसा कोई नहीं है जिसकी आंखों में आंसू ना आ रहे हों। सभी के मुंह पर एक ही बात है कि ऐसी कपूत औलाद भगवान किसी को ना दे। दोस्तों एक सच्चाई के अनुसार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमें अपना दायित्व समझकर अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता व बुज़ुर्ग हमारी जिम्मेदारी हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी, लेकिन चलते चलते आपसे एक ही विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि बेटे ने जो माँ के साथ किया क्या वो सही था या गलत था। जो आपकी राय है दोनों में से एक शब्द ज़रूर लिखें। मैं नास्तिक जगशरण लेता हूँ आपसे विदा, इस आशा के साथ कि फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।